राजनीतिक दलों में जन भागीदारी। अक्सर कहा जाता है कि राजनीतिक दल संकट से गुजर रहे हैं क्योंकि जनता उन्हें सम्मान की नजर से नहीं देखती। उपलब्ध प्रमाण बताते हैं कि यह बात आंशिक रूप से ही सही है, सिर्फ कुछ ही इसका हिस्सा सही है, पूरा सही नहीं है ये बात कि जो जनता है वो सम्मान की नजर से नहीं देखती। बड़े नमूनों पर अगर बात करें तो आधारित और दशकों तक चले जाएं पीछे, तो सर्वेक्षण बताता है कि दक्षिण एशिया की जनता जो है, दक्षिण एशिया मतलब जहाँ पे भारत आता है, ठीक है, दक्षिण एशिया की जनता राजनीतिक दलों पर बहुत भरोसा नहीं करती। जो लोग दलों पर एकदम भरोसा नहीं या बहुत भरोसा नहीं करते, उनका जो अनुपात है वो कुछ भरोसा करने वालों से या पूरा भरोसा करने वालों से काफी ज्यादा है। ठीक है, वो लोग जो बिल्कुल भरोसा नहीं करते या बहुत थोड़ा भरोसा करते हैं, वो बहुत ज्यादा है, वो लोग, ऐसे लोग बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, यही बात ज्यादातर लोकतंत्रों पर लागू होती है। पूरी दुनिया में राजनीतिक दल ही एक ऐसी संस्था है जिस पर लोग सबसे कम भरोसा करते हैं। ठीक है, राजनीतिक दल पे लोग बहुत कम भरोसा करते हैं। बहरहाल, राजनीतिक दलों के कामकाज में लोगों की भागीदारी का स्तर काफी ऊंचा है, लेकिन जो राजनीतिक दलों के कामकाज हैं उनमें, क्योंकि इनका कामकाज लोगों से ही जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, और इनमें लोगों की भागीदारी का स्तर काफी ऊंचा होता है। खुद को किसी राजनीतिक दल का सदस्य बताने वाले भारतीयों का अनुपात जो है, जैसे हम क्या कहते हैं, मैं बीजेपी का समर्थक हूँ, कोई कहता है मैं कांग्रेस का समर्थक हूँ। ठीक है, तो ये जो समर्थक जो होते हैं, जो इस तरह के समर्थक होते हैं, इनका अनुपात बाकी अनुपात विकसित देशों से कहीं ज्यादा है। ठीक है, तो ये अनुपात धीरे धीरे बढ़ता चला गया। पिछले 3 दशकों में, पिछले 30 सालों के अंदर यह अनुपात धीरे धीरे बढ़ता चला गया कि किसी दल की सदस्यता का, जैसे कि कह दिया कि मैं इस दल का सदस्य हूँ या इस दल का कार्यकर्ता हूँ या इस दल का समर्थक हूँ, ऐसे लोगों की संख्या जो है दिन ब दिन पिछले 30 साल से बढ़ती जा रही है। खुद को किसी राजनीतिक दल का करीबी बताने वाले लोगों का अनुपात भी इस अवधि में बढ़ा है कि हम इसके करीब हैं, सदस्य हैं या फिर करीब हैं इसके, तो इसका अनुपात भी धीरे धीरे बढ़ा है। तो लोगों की भागीदारी बढ़ रही है, इसका मतलब राजनीतिक दलों में। उसके बाद है राष्ट्रीय। कितने स्तर पे दल बनते हैं, पॉलिटिकल पार्टियां कितने स्तर पे बनती हैं? क्या जो आम आदमी पार्टी है, क्या वो राष्ट्रीय पार्टी है या स्टेट पार्टी है, कौन सी पार्टी है? देखिए, पिछले साल पीपीएससी में क्वेश्चन आया था, ठीक है ना, आम आदमी पार्टी को लेके कि वो स्टेट पार्टी है कि नहीं है। तो अब हम पढ़ेंगे कौन सी पार्टी राष्ट्रीय दल होती है। राष्ट्रीय दल विश्व के संघीय व्यवस्था वाले लोकतंत्रों में, संघीय व्यवस्था क्या होती है? जहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा स्तर की सरकारें होती हैं। जैसे हमारे यहाँ केंद्र है, फिर राज्य है, फिर स्थानीय है। ठीक है, तो विश्व के संघीय व्यवस्था वाले लोकतंत्रों में 2 तरह के राजनीतिक दल होते हैं। ठीक है, कौन से? संघीय इकाइयों में से सिर्फ एक इकाई में अस्तित्व में रखने वाले दल, संघीय इकाइयों में से सिर्फ एक इकाई में अस्तित्व रखने वाले दल, और अनेक या संघ की सभी इकाइयों में अस्तित्व रखने वाले दल। मतलब क्या कहना चाहता है इस लाइन का? मतलब क्या हुआ, देखिए, संघ, हमारे यहाँ संघ की कितनी इकाइयां हैं? 3 इकाइयां हैं, केंद्र, राज्य और स्थानीय। ठीक है, स्थानीय। ठीक है, हमारे यहाँ 3 इकाइयां हैं, 1 2 3। ठीक है ना, तो अभी बोल रहा है जो संघीय व्यवस्था है, लोकतंत्र, संघीय व्यवस्था वाले लोकतंत्र हैं, वहां पे 2 तरह के राजनीतिक दल होते हैं। ऐसे राजनीतिक दल जिनका इनमें से किसी एक जगह पे, ठीक है, इनमें से किसी एक जगह, यहाँ तो खैर हमारे यहाँ राजनीतिक दल नहीं होते, तो इसको हटा देते हैं हम। ठीक है, इन्हीं दोनों जगह पे राजनीतिक दल होते हैं। तो ऐसे दल जिनका इनमें से किसी एक जगह पे अस्तित्व हो, इनमें सिर्फ किसी एक ही जगह पे, या तो सिर्फ राज्य, किसी एक राज्य में हो, 1 या 2 3 राज्यों में हो, या वो केंद्र में उसका अस्तित्व हो, किसी एक इकाई में अस्तित्व हो, या अनेक या संघ की सभी इकाइयों में अस्तित्व हो, या केंद्र में भी अस्तित्व हो उसका और राज्य में भी अस्तित्व हो। जैसे आम आदमी पार्टी है, उसका केंद्र में अस्तित्व नहीं है, उसका राज्य में अस्तित्व है, वो भी सिर्फ दिल्ली के राज्य में। ठीक है, जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस का केंद्र में भी अस्तित्व है और राज्यों में भी अस्तित्व है। बीजेपी का दोनों जगह अस्तित्व है। तृणमूल कांग्रेस का सिर्फ राज्य में अस्तित्व है, केंद्र में अस्तित्व नहीं है। ठीक है, इस तरह 2 इकाइयां, दो तरह के राजनीतिक दल होते हैं संघीय व्यवस्था में। ऐसे संघीय इकाइयों में से सिर्फ एक इकाई में अस्तित्व, यानी ये दोनों संघीय इकाइयां, इनमें से किसी एक में, या फिर अनेक या संघ की सभी इकाइयों में। अगर मान लीजिए यहाँ पे और इकाइयां होती तो उन सब में। हमारे यहाँ 2 ही हैं तो दोनों में।
भारत में भी यही स्थिति है। कई पार्टियां पूरे देश में फैली हुई हैं, तो उन्हें राष्ट्रीय पार्टी कहा जाता है। जो पार्टियां पूरे देश में फैली हैं उन्हें राष्ट्रीय पार्टी कहा जाता है। देखिए, सिर्फ यही मतलब नहीं होता राष्ट्रीय पार्टी का कि सभी देश पूरे देश में फैली हो। इसकी कुछ टेक्निकल भी क्लासिफिकेशंस होती हैं। ठीक है, पढ़ेंगे अगर होगा इस पर, नहीं तो आगे क्लास में होगा वो। इन दलों की विभिन्न राज्यों में इकाइयां होती हैं। राष्ट्रीय पार्टी की विभिन्न राज्यों में, अलग अलग राज्यों में इकाइयां होती हैं। और कुल मिलाकर देखें तो ये सारी इकाइयां राष्ट्रीय स्तर पर तय होने वाली नीतियों, कार्यक्रमों और रणनीतियों को ही मानती हैं। जैसे कि हमारे यहाँ कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई, इनकी सभी लगभग सभी राज्यों में इकाई है इनकी। ठीक है, लेकिन इनमें जो कामकाज होता है वो कहाँ होता है? वो जो उनका केंद्र लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे जो कामकाज है, वहीं से सारी रणनीतियां तैयार होती हैं। देश की हर पार्टी को निर्वाचन आयोग में अपना पंजीकरण कराना पड़ता है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी होगी उसको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, पंजीकरण करवाना पड़ता है। आयोग सभी दल को समान मानता, आयोग तो सभी दल को समान मानता है, पर यह बड़े और स्थापित दलों को कुछ विशेष सुविधाएं देता है। जो बड़े दल है और स्थापित है पहले से, उनको कुछ विशेष सुविधाएं देता है। जैसे के लिए अलग अलग चुनाव चिन्ह, जैसे बीजेपी का चुनाव चिन्ह जो कमल का फूल है, वो बीजेपी के लिए परमानेंट फिक्स हो गया है। चुनाव चिन्ह फिक्स नहीं होता, लेकिन कुछ दलों के लिए फिक्स कर दिया जाता है। जो बड़े दल होते हैं, स्थापित दल होते हैं, जैसे कि उन्हें अलग चुनाव चिन्ह दे दिया जाता है, जिसका प्रयोग पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार ही कर सकते हैं। इस विशेषाधिकार और कुछ अन्य लाभ और होते हैं। ठीक है, इस विशेषाधिकार और कुछ अन्य लाभ पाने वाली पार्टियों को मान्यता प्राप्त दल कहा जाता है। इस वर्ड को याद रखना। ऐसे दल को क्या कहते हैं? मान्यता प्राप्त दल कहते हैं। ठीक है जी, मान्यता प्राप्त दल कहते हैं। पहला हो गया रजिस्ट्रेशन, सभी पंजीकृत दल होंगे, पंजीकृत सभी दल होंगे। जो भी दल इलेक्शन लड़ने जाएंगे वो पंजीकरण होगा, उनका पंजीकरण होगा। दूसरा हो गया मान्यता प्राप्त, इनमें से कुछ को मान्यता प्राप्त कहा जाएगा, कुछ ही को, सबको नहीं। जो विशेष होंगी पार्टियां, जो बड़ी पार्टियां होंगी, उनको मान्यता प्राप्त कहा जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका रजिस्टर्ड, ये हो गया रिकॉग्नाइज्ड, जिसको रिकॉग्नाइज किया गया है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट नियम बनाए हैं कि कोई दल कितने प्रतिशत वोट या सीट जीतकर मान्यता प्राप्त, ऐसा नहीं कोई भी दल मान्यता, या फिर चुनाव आयोग की मर्जी से कोई मान्यता प्राप्त हो जाता है, या कितना बड़ा दल है उससे नहीं होता। उसने कितने वोट जीते हैं और कितनी सीटें जीते हैं, वो एक निश्चित वोट और निश्चित सीट जीतने के बाद वो मान्यता प्राप्त बन जाता है। ठीक है, निश्चित वोट मिले और निश्चित सीटें मिल जाए उसको, अगर राज्य इलेक्शन में या फिर नेशनल इलेक्शन में, लोकसभा के इलेक्शन में, तो उसे मान्यता प्राप्त बोल दिया जाता है। ठीक है, जब कोई राज्य, अब कितना देख लीजिए, ये वाले ध्यान रखना ये सब, क्योंकि ये पेपर में डायरेक्ट पूछा गया था पिछली बार। जब कोई पार्टी राज्य विधानसभा में, यानी किसी स्टेट के विधानसभा में चुनाव लड़े और कुल मतों का 6% या उससे अधिक हासिल कर ले, और कम से कम, और लिखा हुआ है, और कम, इसमें पॉलिटिक्स में क्या है कि आपको सभी वर्ड याद करने पड़ेंगे, और लिखा है, ठीक है ना। कम, या तो कुल मतों का 6% उसको मिल जाए, और कम से कम 2 सीटों पर जीत मिले। ठीक है, तो मान्यता प्राप्त कौन से होंगे? तो उसे राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल जाएगी, तो उसे राज्य का राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिलेगी। तो कितना वोट मिलना चाहिए? 6% ऑफ वोट, जितने वोट पड़े हैं उस राज्य के अंदर। उस राज्य में मान लीजिए कि 15 करोड़ लोग रहते थे। ठीक है, 15 करोड़ में से 10 करोड़ लोगों ने वोट दिया, और इसका 6% इसको मिल गया, किसी एक पार्टी को मिल गया। ठीक है, 6% वोट मिल गया, प्लस 2 से सीटें मिल गई इसको। इससे ज्यादा होंगी तो कोई दिक्कत नहीं, इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो 6% वोट, जितने भी वोट पड़ा हो उस राज्य के अंदर, उसका 6% वोट इसको मिला हो, और या प्लस में 2 सीटें, प्लस यानी और कहा गया ना, या प्लस 2 सीटें मिली हो, तो जिसको ये मिलेंगी उस राज्य में, वो मान्यता प्राप्त हो गया। ठीक है, एक बार मान्यता प्राप्त हो गया तो कुछ अवधि के लिए उसको मान्यता प्राप्त रखा जाता है। ठीक है, उसको ऐसा नहीं कि अगले बार फिर यही सिद्ध करना पड़ता है, ये अगली बार नहीं होगा, इसको कुछ टाइमिंग दी जाती है इसके बाद। अगर कोई दल, अब देखिए ये तो राज्य का इलेक्शन था, राज्य में, तो ये राज्य में मान्यता प्राप्त हो गया, राज्य में। ठीक है, अगर कोई दल लोकसभा चुनाव में लड़े और कुल वोट का, अथवा कुल वोट का, या फिर, अथवा माने या 4 राज्यों के विधानसभाई चुनाव में पड़े वोटों का 6% उसको मिल जाता है, और लोकसभा के चुनाव में कम से कम 4 सीटें भी मिलती है प्लस में, तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता मिलती है। क्या कहने का मतलब है
कि जितने भी वोट पड़े हों, लोकसभा वोट्स, लोकसभा के वोट या 4 विधानसभा के वोट, ठीक है, इसको मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ, लोकसभा के वोट या 4 विधानसभा के वोट का 6%, ये इसका मतलब है या, ठीक है, इनमें से इसका 6% या इसका 6%, पूरी लोकसभा में वोट पड़ने का 6% मिल जाए उसको वोट, या इतना नहीं मिल रहा था लेकिन 4 राज्यों में मिल गया उसको, उसका 6%, ठीक है, 4 राज्यों में जितने वोट पड़े उनका 6% इसको मिल गया, प्लस प्लस कितनी, 4 सीटें, कहाँ पे, लोकसभा में, प्लस कम से कम 4 सीटें दर्ज हो लोकसभा के चुनाव में, तो उसे, इसको क्या कहेंगे हम, नेशनल पार्टी की मान्यता मिल गई, राष्ट्रीय दल, ठीक है, राष्ट्रीय दल की मान्यता दे दी जाएगी इसको, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये अभी तो आपको सिर्फ इतना सिंपल है, इतना सिंपल नहीं है, इसमें और भी चीजें जुड़ी हुई हैं, तो आप अगर आगे पढ़ोगे जब तो किताबों में तो आएगा। इस वर्गीकरण के हिसाब से, इस वर्गीकरण के हिसाब से जब 2017 में देश में कितने राष्ट्रीय दल थे, 7 राष्ट्रीय दल थे, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, 7 राष्ट्रीय स्तर पर थे, मान्यता प्राप्त दल थे, ठीक है ना। 2017 में सिर्फ 7 ही राष्ट्रीय दल थे मान्यता प्राप्त पूरे देश में, ठीक है। कौन कौन से थे, पहला था ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, वो ममता बनर्जी वाली, ठीक है, यह 1 जनवरी 1998 को ममता बनर्जी के नेतृत्व में बनी। ये सब आता नहीं है, ये सब मैं सिर्फ रीड कर रहा हूँ, इसको पढ़ना नहीं डिटेल में, बस ये याद रखना, हाँ ये राष्ट्रीय दल में है, इस चीज को याद रखना कि पॉलिटिकल पार्टी का नाम पूछा जाता है, जैसे पिछले साल आम आदमी पार्टी का पूछा गया था, ठीक है, कब बनी, इसकी नेता कौन है, ये सब नहीं आता, या फिर नॉर्मली याद भी रहता है वो तो लोग, तो पढ़ ही लेना, उससे कोई वो नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो है AITC, ये कब बनी थी, 1998 में बनी थी, इसके अंदर ममता बनर्जी के नेतृत्व में बनी थी। 2016 में जाके इसे राष्ट्रीय दल की मान्यता मिली, 2016 में इसको राष्ट्रीय दल की मान्यता मिली। पुष्प और तृण, फूल और तृण क्या होता है, तीर होता है ना, पार्टी का प्रतीक है, पार्टी का, अब पार्टी को ना चुनाव चिन्ह मिल गया, अब इसका ही चुनाव चिन्ह रहेगा। धर्मनिरपेक्षता और संघवाद के प्रतिबद्ध 2011 में पश्चिम बंगाल में सत्ता में है, 2011 से पश्चिम बंगाल में सत्ता में ममता बनर्जी, और इसकी 4 जगह कौन सी इकाइयां हैं, अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में और त्रिपुरा में भी इसकी उपस्थिति है, कुछ सीट हैं इसके पास। 2019 में अगर आम चुनाव में देखें तो पिछले साल चुनाव हुआ था, उसमें इसको 4.5% वोट मिले थे, ठीक है, सिर्फ 4.5% वोट मिले थे, लेकिन इसकी सीटें 22 सीटें थी, इसको पूरे देश में 4.5% वोट मिले थे और 22 सीटें इसके पास आई थी, जिससे लोकसभा में वह चौथी सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी, लोकसभा की चौथी सबसे बड़ी पार्टी है। तो उसके बाद दूसरी पार्टी कौन सी है, राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी BSP, ठीक है, इसको किसने किया था, काशीराम ने किया था, स्वर्गीय काशीराम के नेतृत्व में 1984 में गठन हुआ था, जिसमें क्या था, वो लोग दलित, आदिवासी, पिछड़ी जातियां, धार्मिक अल्पसंख्यक, इनके लिए आवाज उठाते थे, ठीक है, इनको बहुजन समाज कहा जाता था, इनका प्रतिनिधित्व करता है। पार्टी साहू महाराज, महात्मा फुले, पेरियार, रामास्वामी, अंबेडकर के विचारों की प्रेरणा लेती थी और शिक्षाओं से प्रेरणा लेती थी, दलितों और कमजोर वर्ग के लिए काम करती थी, उनके हितों के लिए काम करती थी। इसका मुख्य आधार उत्तर प्रदेश में, यहाँ से इसका मुख्य आधार उत्तर प्रदेश में, पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब में भी पार्टी पर्याप्त ताकतवर है, ठीक है। अलग अलग पार्टियों से अलग अलग अवसरों पर समर्थन लेकर उत्तर प्रदेश में 4 बार इसने सरकार बनाई थी BSP ने। 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे, इसको सिर्फ 3.5% वोट मिले थे और 10 सीटें मिली, ठीक है। एग्जैक्टली आपको ये याद नहीं करना कितने % वोट मिले थे, ये मेंस में काम आता है, ठीक है। मेंस में जब पूछा जाता है ना, कुछ ऐसे सवाल आते हैं जिसमें आपको ये याद करना, ये याद होना पड़ता है, तो अच्छा आंसर लिख सकते हो, ठीक है। तो आप देखोगे तो ऊपर वाले को 4.5% वोट मिला था, लेकिन सीटें कितनी थी, 20 सीटें थी, 22 सीटें थी, ठीक है। यहाँ पे 3.5% वोट है, लेकिन सीटें कितनी हो गई, 10 हो गई, तो वोट तो कम नहीं, ज्यादा कम नहीं हुए, लेकिन सीटें कितनी गिर गई, इतनी गिर गई है। कई बार होता है कि वोट परसेंटेज 6% वोट मिला है, लेकिन सीट एक ही मिली है, ठीक है। तो ये हमारे, ये मेंस में ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनमें एग्जाम्पल देने पड़ते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी, पुराने भारतीय जनसंघ को, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में गठित किया था, पुनर्जीवित किया गया 1980 में, और ये पार्टी बनी BJP,
भारत की प्राचीन संस्कृति और मूल्य, दीनदयाल उपाध्याय के विचार, समग्र मानवतावाद और अंत्योदय से प्रेरणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत का लक्ष्य बनाने का लक्ष्य है। भारतीय राष्ट्रवाद और राजनीति में इसकी अवधारणा में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का एक प्रमुख तत्व है। ठीक है, यह हिंदुत्व कह सकते हो, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद यानी कि हिंदुत्व एक प्रमुख तत्व है। पार्टी जो है जम्मू कश्मीर के क्षेत्रीय और राजनीतिक स्तर पर, जम्मू कश्मीर को पार्टी बीजेपी है, जम्मू कश्मीर को क्षेत्रीय और राजनीतिक स्तर पर विशेष दर्जा देने के खिलाफ है। विशेष दर्जा क्यों दिया गया था, इसीलिए पार्टी ने 370 हटा दिया, जो विशेष दर्जा देता था कश्मीर को। 370 को नहीं हटाया, उस विशेष दर्जा को हटा दिया। 370 अभी भी वहीं का वहीं है। ठीक है, 370 के जो 3 कानून थे, 370 आर्टिकल है, उसके जो सब आर्टिकल थे 3 उप अनुच्छेद जो होता है, तो एक को छोड़ के बाकी 2 और 3 हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो विशेष दर्जा हटा दिया गया। ये देश में रहने वाले सभी धर्म के लोगों के लिए समान नागरिकता संहिता बनाने और धर्मांतरण पर रोक लगाने के पक्ष में। ये चाहता है कि सभी लोगों को समान हक मिले, लेकिन इसका कहना है कि चाहे वो किसी भी जाति का हो, ठीक है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, समान नागरिक बनाया जाए, उसके कानून के सामने सबको समान कर दिया जाए। या फिर धर्म, और क्या, और किस पे बात करता है, धर्मांतरण पे, जो लोग धर्म बदलते हैं उसके खिलाफ है ये। 1990 के दशक में इसके समर्थन का आधार काफी व्यापक हुआ। इसके समर्थन में काफी लोग आए। पहले देश के उत्तरी और पश्चिमी तथा शहरी इलाकों तक सिमटी थी ये पार्टी। इसके बाद इस दशक में क्या हुआ, दक्षिण पूर्वोत्तर और देश के ग्रामीण इलाकों में भी अपना आधार बढ़ा दिया इसने। ठीक है, पहली बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता की हैसियत पर यह पार्टी 1998 में सत्ता में आई। गठबंधन के कई क्षेत्रीय दल शामिल थे। उसी साल इसको फिर गिरा भी दिया गया था इस पार्टी को। 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ, उसको 303 सीटें मिली थी। सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है। अभी केंद्र में शासन करने वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए जो है, जो गठबंधन है, का नेतृत्व यही दल कर रही है। बीजेपी ही उसका नेतृत्व कर रही है इस दल का, गठबंधन का। फिर चौथी पार्टी है हमारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई। ये सबसे पुरानी पार्टी है भारत की। ये 1925 में बनी थी। ठीक है, अभी तक की हमने जितनी पार्टियां पढ़ी, कांग्रेस से छोड़ के, कांग्रेस 1885 में बनी थी, कांग्रेस की छोड़ के सबसे पुरानी हो गई एक तरह से। ये 1925 में बनी थी। मार्क्सवाद और लेनिनवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र में आस्था, ये सब इसके वो हैं जिसके आधार पर बनी थी। अलगाववादी, सांप्रदायिक ताकतों के विरोधी। यह पार्टी संसदीय लोकतंत्र को मजदूर वर्ग, किसानों और गरीबों के हितों को आगे बढ़ाने का एक उपकरण मानती है। संसदीय लोकतंत्र को क्या मानती है, ये सिर्फ सत्ता पाने का तरीका नहीं मानती, ये बोलती है कि इससे हम मजदूरों की, किसानों के, गरीबों के हितों को सामने रख सकते हैं। 1966 में इसमें फूट पड़ गई थी। ठीक है, जिससे माकपा इससे अलग हो गई और इसका जनाधार सिकुड़ता चला गया। ठीक है, 1964 में क्या हुआ था, कुछ लोग जो थे वो सशस्त्र संघर्ष के चक्कर में थे। ठीक है, वो चाहते थे देश में संघर्ष हो जाए, लोकतंत्र में संघर्ष हो, सशस्त्र, वो भी मतलब कि हथियारों के साथ, और सत्ता को पलटा जाए। तो वो पार्टी इससे अलग हो गई थी, इसमें फूट पड़ गई। सीपीआई 2 पार्टियों में घुस गई। एक ये सीपीआई एमएल हो गई, मार्क्सवाद लेनिनवाद, एक सीपीआई हो गया। ठीक है, अब ये पॉलिटिकल साइंस के अंदर का सवाल है, इतना नहीं पूछते। लेकिन केरल अभी कहाँ पे, केरल में है, पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु पर अभी ठीक ठाक है, और बहरहाल इसका समर्थन धीरे धीरे कम होता गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 1% वोट मिला था, 1% से भी कम मिला था इसको वोट। 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए, इसको 1% से भी कम वोट मिला और 2 ही सीटें मिली इसको। ठीक है, लेकिन ये राष्ट्रीय दल क्यों है फिर भी, क्योंकि मैंने कहा ना, एक बार राष्ट्रीय दल बन गया, फिर कुछ अवधि के लिए उसको राष्ट्रीय दल ही बना रखा जाता है। ऐसा नहीं कि अगली बार चुनाव में उसको वो चीजें नहीं मिला, वो उतना वोट, तो उसको हटा देंगे, नहीं, उसको कुछ अवधि के लिए, जितना निश्चित अवधि है उस तक राष्ट्रीय दल ही रहेगा। 2019 में सिर्फ इसको 1% वोट मिला था, 1% से भी कम, और 2 ही सीटें मिली थी इसको। मजबूत वाम पर्चा बनाने के लिए सभी वामपंथी दल को साथ लाने के लिए पक्षधर है ये। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो सीपीआई है, सीपीआई कम्युनिस्ट इंडिया मार्क्सिस्ट, ये एम है। ठीक है ना, 1964 में स्थापित, मार्क्सवाद और लेनिनवाद में आस्था है इसकी। ये आपकी नेशनल पार्टी नहीं है मेरे ख्याल से, लिख दिया गया है।
समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र की समर्थक और साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता के विरोधी है ये पार्टी। यह पार्टी भारत में सामाजिक आर्थिक न्याय का लक्ष्य साधने में लोकतांत्रिक चुनावों का सहयोग और उपयोगिता मानती है, चुनावों को सहायक और उपयोगी मानती है। पश्चिम बंगाल, केरला, त्रिपुरा में मजबूत है। गरीब, कारखाने मजदूर, खेतीहर मजदूर, बुद्धिजीवियों के बीच अच्छी पकड़ है इसकी। यह पार्टी देश में पूंजी और सामानों के मुक्त आवाजाही की अनुमति देने के लिए नई आर्थिक नीतियों के आलोचक है। ठीक है, देश में जो पूंजी और सामानों की मुक्त आवाजाही है उसके लिए उसके अगेंस्ट में है। पश्चिम बंगाल में लगातार 34 साल राज्य शासन में रही, राज्य सरकार में। ठीक है, 2019 में जो चुनाव हुए तो इसको 1.5% मतलब इतना फीसदी वोट मिला, 1.75, और 3 सीटें हासिल हुई। ठीक है, उसके बाद है इंडियन नेशनल कांग्रेस। हाँ, ये भी वो थी तुम्हारा नेशनल पार्टी है ऊपर वाली की। ठीक है, उसके बाद है इंडियन नेशनल कांग्रेस, 7th हो गया ना ये। इसे आमतौर पर कांग्रेस पार्टी कहा जाता है। ये दुनिया के सबसे पुराने दलों में से एक, 1825 में बना था इसका, और कई बार इसका विभाजन हुआ है। आजादी के बाद राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर अपने अनेक दशकों तक इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में इस दल ने भारत को एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का प्रयास किया। 1971 तक लगातार यही जीतती आई थी। 1950 से इलेक्शन शुरू हुए, 1971 तक यही जीतती आई थी लगातार। 1980 से 1989 के बीच में शासन किया। 1989 के बाद इसके जन समर्थन में काफी कमी आ गई थी। ठीक है, और पूरे देश और समाज के कई सभी वर्गों पे आधार बनाए हुए हैं। अपने वैचारिक रुझान में मध्यम वर्गीय, न वामपंथी न दक्षिणपंथी, ये मिडिल में, बीच में। ठीक है, इस दल ने धर्मनिरपेक्षता और कमजोर वर्गों तथा अल्पसंख्यक समुदाय के हितों को अपना मुख्य एजेंडा बनाया है। ये सब नहीं पढ़ने आपको, सिर्फ आप रीड करो इन चीजों को। ये याद रखना कि कौन सी पार्टी कब बनी थी और उसने कब कब शासन किया और उसको मतलब किस किस क्षेत्र में वो मजबूत है। यह दल नई आर्थिक नीतियों का समर्थन करती है और इस बात को लेकर सचेत है कि नीतियों का गरीब और कमजोर वर्ग को बुरा असर न पड़े। 2004 से 2014 तक ये यूपीए का नेतृत्व कर रही थी, यूपीए गठबंधन का नेतृत्व। यूपीए यानी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। 2014 से 2019 में लोकसभा में चुनाव में पार्टी पराजित हो गई और 2019 में इसको कितनी सीटें मिली? सिर्फ 52 सीटें मिली। 543 में सिर्फ 52 सीटें मिली। ये छठा था मेरे ख्याल से। 1 2 3 4 5 7 कितने हो गए हमारे पास? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1 2 3 4 5, ये छठा था और ये 7वां, ये वाला 7वां। ठीक है, नेशनल कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। ठीक है, कांग्रेस पार्टी के विभाजन के बाद 1999 में पार्टी बनी थी। लोकतंत्र, गांधीवादी, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, संघवाद, सभी इन्हीं बातों पे बात करते हैं, सभी इन्हीं मुद्दों पर बात करते हैं। ठीक है, और महाराष्ट्र के में प्रमुख ताकत होने के साथ साथ ये मेघालय, मणिपुर, मेन महाराष्ट्र में है। एनसीपी बोलते हैं इसको शॉर्ट में, नेशनल कांग्रेस पार्टी। मेन महाराष्ट्र में, मेघालय में, मणिपुर में, असम में भी ताकतवर है। कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र में सरकार में भागीदार है। 2004 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन में साझेदार थे, यूपीए में आ गई थी कांग्रेस के साथ ही। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं क्षेत्रीय दल। क्षेत्रीय दल क्या होते हैं? हमने पढ़ा भी नेशनलिस्ट दल। नेशनलिस्ट दल क्या था? जितना लोकसभा का वोट है या फिर 4 राज्य विधानसभा का वोट है उसका 6%, उसका 6%। ठीक है, उसका 6% होना चाहिए। प्लस कितनी सीटें होनी चाहिए राष्ट्रीय दल बनने के लिए? कितनी सीटें थी? 4 सीटें थी ना लोकसभा में। 4 सीटें थी लोकसभा में, 4 सीटें थी लोकसभा की, 4 सीटें। ठीक है, तो उसको नेशनलिस्ट पार्टी बोला जाएगा, प्लस 4 सीटें। ठीक है, और इसके और भी वो हैं, क्या बोलते हैं, तरीके हैं नेशनलिस्ट पार्टी बनने के, वो आप डिटेल में पढ़ेंगे इसमें बाद में। उसके बाद क्षेत्रीय दल हैं। क्षेत्रीय दल कौन कौन से होते हैं? अब देखिए, जो राज्य के स्तर पे जिनको मान्यता दे दी जाती है, इन 7 पार्टियों के अलावा, जो 7 पार्टियां हमने ऊपर पढ़ी, उनके अलावा सभी प्रमुख दलों को निर्वाचन आयोग ने राज्य दल के रूप में मान्यता दी है। आमतौर पर इन्हें क्षेत्रीय दल कहा जाता है, राज्य दल या क्षेत्रीय दल कहा जाता है।
यह जरूरी नहीं कि अपनी विचारधारा या नजरिए में ये पार्टियां क्षेत्रीय ही हों। जरूरी नहीं कि क्षेत्रीय ही हों नजरिए और विचारधारा में। क्षेत्रीय इसलिए कहा गया है कि किसी एक विधानसभा या कुछ विधानसभा में इसको वोट मिल रहा है। इनमें से कुछ अखिल भारतीय दल भी हैं और उन्हें कुछ क्षेत्रों में ही सफलता मिल पाई है। समाजवादी पार्टी जैसे हो गई, ठीक है। यह राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी हो गया। इनका राष्ट्रीय स्तर पर तो राजनीतिक संगठन है और इनकी कई राज्यों में इकाइयां भी हैं, लेकिन इनका जो कैटेगरी है, जिस हिसाब से इनको मिला है वोट या सीट मिलती है, उस हिसाब से क्षेत्रीय दल है। जैसे दूसरी क्या है, बीजू जनता दल, सिक्किम लोकतांत्रिक मोर्चा, मिजो नेशनल फ्रंट, तेलंगाना राष्ट्र समिति, ये सब क्षेत्रीय दल है, ठीक है। पिछले 3 दशकों में क्षेत्रीय दल की संख्या और ताकत में वृद्धि हुई है। नए नए क्षेत्रीय दल उभर के आए हैं कुछ 30 सालों में। पिछले 30 सालों में नए नए क्षेत्रीय दल आए हैं और उनकी ताकत भी बढ़ रही है। इससे भारतीय संसदीय विविधताओं से और भी ज्यादा संपन्न हुई है। इससे क्या हुआ, भारतीय संसद विविधताएं हैं और भी ज्यादा संपन्न हुई है। और 2014 तक किसी एक राष्ट्रीय दल का लोकसभा में बहुमत नहीं रहा। 2014 तक किसी भी एक का बहुमत नहीं था राष्ट्रीय लोकसभा में। परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करने को मजबूर हो जाते थे। 1996 के बाद लगभग प्रत्येक क्षेत्रीय दल को 1996 के बाद लगभग प्रत्येक क्षेत्रीय दल को एक या दूसरी राष्ट्रीय स्तर की गठबंधन का हिस्सा बनना पड़ा। या तो वो एनडीए के साथ जुड़ गई या यूपीए के साथ जुड़ गई, ठीक है। इससे हमारे देश में संघवाद और लोकतंत्र मजबूत हुआ है। इन दलों का ब्यौरा आप नक्शे पढ़ लीजिए। नक्शे में दे दिया है कौन सा दल कहाँ से है, ठीक है। आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में 3 दल हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी है। फिर दिल्ली में देखिए तो आम आदमी पार्टी, पंजाब में आम आदमी पार्टी हो गई, शिरोमणि अकाली दल हो गया और इंडियन नेशनल लोकदल हो गया, ठीक है। तो ये क्षेत्रीय दल है सारे। आप अपना बिहार का एक बार पढ़ लेना कितने क्षेत्रीय दल हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ ऊपर बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, ये सब है। उसके बाद है चुनौतियां क्या होती है। राजनीतिक दलों के लिए चुनौतियां क्या है, ठीक है। हमने देखा कि लोकतंत्र के कामकाज के लिए राजनीतिक पार्टियां कितनी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि दल ही लोकतंत्र का सबसे ज्यादा प्रकट रूप है। जो दल है वही लोकतंत्र का सबसे ज्यादा प्रकट रूप है। इसलिए यह स्वाभाविक है कि लोकतंत्र के कामकाज की गड़बड़ियों के लिए लोग राजनीतिक दलों को ही दोषी मानते हैं। अगर सरकार में या लोकतंत्र में कोई गड़बड़ी होती है तो लोग किसको दोषी मानते हैं, उस राजनीतिक दल को। कहते हैं कांग्रेस ने इस साल काम अच्छा नहीं किया या बीजेपी ने काम अच्छा नहीं किया। तो लोकतंत्र में जो भी गड़बड़ी होगी उसके लिए सरकार, जो लोग होंगे वो राजनीतिक दलों को ही दोषी मानते हैं। पूरी दुनिया में लोग इस बात से नाराज रहते हैं। पूरी दुनिया में यही होता है कि राजनीतिक दल अपना काम ठीक ढंग से नहीं करते। हमारे लोकतंत्र के साथ भी यही बात लागू होती है। आम जनता की नाराजगी और आलोचना राजनीतिक दलों के कामकाज के 4 पहलुओं पर ही केंद्रित रही है। हमारे देश, हम आम जो जनता है उनकी नाराजगी और आलोचना जो है वो राजनीतिक दलों के कामकाज जो होते हैं उनके 4 ही पहलुओं पर केंद्रित रही है। लोकतंत्र का प्रभावी उपकरण बने रहने के लिए राजनीतिक दलों को इन चुनौतियों का सामना करना चाहिए और इस पर जीत हासिल करनी चाहिए। पहली चुनौती है क्या, पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का ना होना। आप बाहर तो लोकतंत्र की बात कर रहे हो लेकिन पार्टी के भीतर ही लोकतंत्र नहीं है। जैसे कि हम अगर एग्जांपल देखें तो कांग्रेस के अंदर फिलहाल यही हो रहा है। इंदिरा गांधी के बाद कांग्रेस का जो अध्यक्ष, पार्टी का जो अध्यक्ष चुना जाता है वो कौन बना है, वो गांधी परिवार से ही बना है, ठीक है। गांधी फैमिली हो गया एक तरह से। ये अंदर ही लोकतंत्र नहीं है उनके, ठीक है। अंदर ही डेमोक्रेसी नहीं है। गांधी परिवार से अब क्या है, कभी सोनिया गांधी को बना दिया जाता है अध्यक्ष, कभी राहुल गांधी को, फिर सोनिया गांधी, फिर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, यही चलता रहता है। और कोई कैपेबल है लेकिन उनको बनाया नहीं जाता। तो ये क्या हो गया, अंदर ही लोकतंत्र नहीं है। कई पार्टियां परिवार के साथ, पारिवारिक सिस्टम से चल रही है, ठीक है। पहले पिताजी बने, फिर उनके पुत्र बने, फिर उनके पुत्र पुत्री बने, ऐसे इस तरह से चल रही है। हर ये एक पार्टी की बात नहीं है, ये कई पार्टियों में होता है, ठीक है। पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र ना होना ये पहली चुनौती है। सारी दुनिया में यह प्रवृत्ति बन गई है। जैसे कि अभी क्या है, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या भाषण दिया था कि वो अपनी बेटी इवांका ट्रंप या जो भी नाम है उनको इलेक्शन लड़वाना चाहेंगे अगर आगे कुछ ऐसा हुआ आएगा, ठीक है। लोग अपने बच्चों को ही आगे करते हैं या फिर ऐसे किसी अपने फेवरेट को आगे करते हैं,
ठीक है, दुनिया में यही प्रवृत्ति बनी कि सारी ताकत एक या कुछ एक नेताओं के हाथ में सिमट जाती है। पार्टियों के पास न सदस्य की खुली सूची होती है और न नियमित रूप से सांगठनिक बैठकें होती हैं। इनके आंतरिक चुनाव भी नहीं होते। कभी कभी आंतरिक चुनाव होने चाहिए अध्यक्ष के लिए या फिर अलग अलग उसके लिए, लेकिन वो भी नहीं होते। कार्यकर्ताओं से वे सूचनाओं का साझा भी नहीं करते, कई सूचनाएं वो छुपाते हैं कार्यकर्ताओं से। सामान्य कार्यकर्ता अनजान ही रहता है कि पार्टी के अंदर चल क्या रहा है। ठीक है, आप अगर कहोगे कि मैं बीजेपी या कांग्रेस का समर्थक हूँ तो आपको नहीं पता होगा कि अंदर पार्टी में चल क्या रहा है। आप समर्थक ही नहीं हो, अगर सदस्य भी हो तो भी नहीं पता होगा जब तक आप कोर कमेटी में नहीं बैठे हो। ठीक है ना, उनके पास न तो नेताओं से जुड़कर फैसलों को प्रभावित करने की ताकत होती है और न ही कोई और माध्यम। जो पार्टी ने कह दिया उसी को उनको फॉलो करना होता है सदस्यों को। चाहे वो पार्टी गलत कह रही है तो उसी को उनको सही करके आगे लोगों के सामने रखा कि पार्टी ने ये चीज सही करी है। परिणाम स्वरूप पार्टी के नाम पर सारे फैसले लेने का अधिकार उस पार्टी के नेता हथिया लेते हैं। चूंकि कुछ नेताओं के पास ही असली ताकत होती है, इसलिए जो उनसे असहमत होते हैं वो पार्टी में टिक नहीं पाते, उनको निकाल देती है पार्टी। और पार्टी के सिद्धांतों और नेताओं की निष्ठा की जगह नेता की निष्ठा ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। पार्टी के सिद्धांत और नीतियों से निष्ठा की जगह नेताओं से निष्ठा ही महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, दूसरी चुनौती क्या है? पहली चुनौती से जुड़ी है, यह है वंशवाद, जो मैंने बताया ऊपर वही वंशवाद ही आ रहा है। ठीक है ना, पहली जो चुनौती है, दूसरी चुनौती पहली चुनौती से जुड़ी है, वंशवाद। चूंकि अधिकांश दल अपना कामकाज पारदर्शी तरीके से नहीं करते, इसलिए सामान्य कार्यकर्ता के नेता बनने और ऊपर आने की गुंजाइश काफी कम होती है। जो लोग नेता होते हैं वह अनुचित लाभ उठाते हुए अपने नजदीकी लोगों को यहाँ तक कि अपने ही परिवार के लोगों को आगे बढ़ाते हैं। अनेक दलों में शीर्ष पद पर हमेशा एक ही परिवार के लोग होते हैं। यह दल के अन्य सदस्यों के साथ अन्याय होता है। यह बात लोकतंत्र के लिए भी अच्छी नहीं है, क्योंकि इससे अनुभवहीन और बिना जनाधार वाले लोग ताकत पहुंच जाते हैं। जैसे कि अभी राहुल गांधी को देखो, अनुभवहीन थे काफी समय से और उनको जनाधार भी नहीं है उनके पास, फिर भी वो एक अच्छी ताकतवर पोजीशन पे है। यह प्रवृत्ति कुछ प्राचीन लोकतांत्रिक देशों सहित कमोबेश पूरी दुनिया में दिखाई दी। लगभग पूरी दुनिया में ये प्रवृत्ति है, वंशवाद जो है पूरी दुनिया में है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में नेपोटिज्म या फिर भाई भतीजावाद बोलते हैं। ठीक है, तीसरी चुनौती क्या है दलों में? तीसरी चुनौती दलों में खासकर चुनाव के समय पैसा और अपराधी तत्वों की बढ़ती घुसपैठ। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पैसा और अपराधी तत्व। चूंकि पार्टियों की सारी चिंता चुनाव जीतने के लिए होती है, अतः इसके लिए कोई भी जायज नाजायज तरीका अपनाने के लिए परहेज नहीं करते। ऐसे ही उम्मीदवार उतारती है जिसके पास काफी पैसा हो या पैसा जुटा सके। ठीक है, किसी पार्टी को, अगर आपको किसी पार्टी का टिकट ले रहा है, बड़ी पार्टी है 2 करोड़, उससे बड़ी पार्टी 5 करोड़ और है, पैसा जितना दोगे आपको टिकट मिल जाएगा उस हिसाब से। इस तरह से टिकट बढ़ता है कभी कभी। किसी पार्टी को ज्यादा धन देने वाली कंपनियां और अमीर लोग उस पार्टी की नीतियों और फैसलों को भी प्रभावित करते हैं। जो डोनेशन कर रही है जो कंपनियां पार्टियों को, वो भी प्रभावित करेंगे। जिसने मान लीजिए 500 करोड़ का डोनेशन किया होगा पूरे साल में, तो उसकी बात तो पार्टी को माननी पड़ेगी। और पार्टी मान रही है, मानने के मतलब कि सरकार मान रही है उसकी बात को। मान लीजिए अंबानी ने किसी एक पार्टी को पैसा डोनेशन दिया था। ठीक है, कितना डोनेशन? पूरे साल मिलाकर मान लीजिए 2000 करोड़ का था। हमारे लिए बहुत बड़ी रकम है, लेकिन 2000 करोड़ का। अब अगर किसी पार्टी को दिया तो पार्टी इसी के लिए काम करेगी, ज्यादा से ज्यादा ऐसे कुछ फैसले करेगी जो इसके पक्ष में हो, ऐसे कानून नियम बनेंगे। और पार्टी अगर ऐसे नियम बनाना चाहती है तो मतलब कि वो सरकार ऐसे नियम बना रही है। ठीक है, कि पार्टी तो सरकार में जो लोग हैं वो किसी ना किसी पार्टी के ही हैं। ठीक है, तो कई बार पार्टियां चुनाव जीत सकने वाले अपराधियों का समर्थन करती हैं। जो अपराधी चुनाव जीत सकते हैं ऐसे लोगों को सामने लाती है। ठीक है, उनकी मदद लेती हैं। कई अभी तक देखोगे आप संसद भवन, हमारे संसद में कई ऐसे नेता सदस्य हैं जो आपराधिक छवि के हैं काफी ज्यादा। दुनिया भर में लोकतंत्र के समर्थक लोकतांत्रिक राजनीति में अमीर लोग और बड़ी कंपनियों की बढ़ती भूमिका को लेकर चिंतित हैं। अगर अमीर लोगों की और कंपनियों की ऐसे ही भूमिका बढ़ती चली जाएगी तो एक क्राइम क्या आएगा कि आप किसी भी सरकार को चुनो, काम ही वही होगा जो अमीर कंपनियां चाहती हैं। चौथी चुनौती क्या है? चौथी चुनौती पार्टियों के बीच विकल्पहीनता। अब हम किसे अब कहें कि ठीक है बीजेपी में इतनी गलतियां हैं, मान लीजिए इतनी खामियां ही हैं, तो हम किसको वोट दें? ऑप्शंस क्या है हमारे पास? लोग कहते हैं ऑप्शंस क्या है। ठीक है, पार्टियों के बीच विकल्पहीनता की स्थिति।
सार्थक विकल्प का मतलब होता है विभिन्न पार्टियों की नीतियों और कार्यक्रमों के महत्वपूर्ण अंतर होने चाहिए। हाल के वर्षों में दलों के बीच वैचारिक अंतर कम होता गया है। पहले क्या था, वैचारिक अंतर होता था कि लोग किस किस विचारधारा के लड़ रहे हैं। अब वो वैचारिक अंतर खत्म होता चला गया धीरे धीरे। ठीक है, और ये प्रवृत्ति पूरे दुनिया भर में दिख रही है। जैसे ब्रिटेन की लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के बीच में अब कम अंतर रह गया है। तो वहाँ दो पार्टी है, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी का वहाँ पहले वर्चस्व ज़्यादा था। हमारी जब आज़ादी हो, तो भारत की आज़ादी से पहले कंजर्वेटिव पार्टी का वर्चस्व बहुत ज़्यादा था। लेबर पार्टी के वर्चस्व में आने के कारण ही हमारी आज़ादी, भारत की आज़ादी को थोड़ा मदद मिली थी। ठीक है, लेकिन अब ये क्या है ना, दोनों की विचारधारा में अंतर कम होता चला जा रहा है। ठीक है, तो इस वजह से अब विकल्प नहीं रहता। दोनों दल बुनियादी मामलों में पर सहमत हैं और उनके बीच अंतर बहस का ब्यौरा, अंतर जो है बस ब्यौरा का रह गया है कि कौन सी पार्टी कौन सी नीतियां बनाएगी, कि नीतियां कैसे बनाई जाए और उन्हें कैसे लागू किया जाए, बस यही अंतर है। अपने देश में भी सभी बड़ी पार्टियों के बीच आर्थिक मसलों पर बड़ा कम अंतर रह गया है। ठीक है, जैसे अगर जीएसटी की बात करें, तो जीएसटी के समर्थन में पहले कौन था? कांग्रेस भी पहले समर्थन में थी, उसने कई बार इस बिल के लिए बात की थी लाने के लिए, और बीजेपी भी समर्थन में थी। दोनों इसके समर्थन में है। अंतर क्या था कि इसको लागू कैसे करवाया जाए, किस हिसाब से लागू करवाया जाए, जिस हिसाब से बीजेपी चाह रही है, कांग्रेस चाहती है। तो बस यही अंतर था। तो लोग समझ नहीं पाते क्या मतलब दोनों क्या चाहती है, अलग अलग क्या है दोनों में। ठीक है, आर्थिक मसलों पर बहुत कम अंतर रह गया है। जो लोग इससे अलग नीतियां चाहते हैं उनके लिए कोई और विकल्प ही नहीं है। अब आप क्या करो, किसी और पार्टी किसको वोट दिया जाए, बीजेपी या कांग्रेस, किसको दे सकते हैं? तो कई बार लोग के पास एकदम नया नेता चुनने का विकल्प भी नहीं होता, क्योंकि वही से नेता हर दल में आते। अब मान लीजिए आपने कांग्रेस को वोट दिया, वो नेता बीजेपी में चला गया। आपने उस बार बीजेपी में वोट दिया, वो नेता कहीं और चला गया। तो अब नेता वही है, वो घूम रहा है इधर से उधर। विकल्प खत्म हो चुके हैं धीरे धीरे। अब धीरे धीरे विकल्प खत्म होते जा रहे हैं। दलों कैसे सुधारा जा सकता है? कहाँ चला गया? ठीक है, कितना रह गया अभी? खत्म ही होने वाला, खत्म कर, 1 मिनट रह गया, लेकिन सिर्फ 1 ही मिनट टाइम है, खत्म नहीं हो पाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ से हम कल शुरू करेंगे। 1 मिनट में खत्म नहीं होगा ये। ठीक है, तो यहाँ से कल से